नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर पीसीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अब जो है हम लोग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट से फैक्ट्स के रिगार्डिंग सीरीज़ चलाएँगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ गया। 2 महीने की स्ट्रैटेजी मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। 2 महीने का हमारे पास टाइम है, 2 महीने के टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें डेटा ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। अगर हमने पहले से पढ़ाई नहीं की है तो, लेकिन एग्ज़ाम तो क्लियर करना है, फ़ोकस वही रखना चाहिए और होना भी चाहिए। ठीक है भाई, जब मैदान में उतर गए हैं तो फिर सीधी सी बात है, घबराना नहीं है, डटे रहना है। ठीक है, और सही से लड़ना है। तो 2 महीने की स्ट्रेटजी में अब हमें फैक्ट्स ज़्यादा ज़्यादा कवर करना है, इसलिए मैं अब क्या काम करने जा रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट की सीरीज़ चलाऊँगा मैं। सीरीज़ मतलब कि क्या होगा कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया अपना, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, साइंस हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई और उसके अलावा हिस्ट्री हो गई। इनकी क्या है, फैक्ट्स वाइज सीरीज़ रहेंगी। तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप उस सीरीज़ को देखकर, उन वीडियोज़ को देखकर आप लास्ट मोमेंट पे आपने जो स्टडी किया हुआ है उसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, देखिए अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया होगा तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ज़्यादातर हमारा जो फेलियर होता है वो कहाँ से होता है? वो ये होता है कि हमने जो फैक्ट्स पढ़े हम उस पे बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, उस पे श्योर नहीं रहते हैं। भाई जो अतरंगे से क्वेश्चंस हैं, ऊट-पटांग से क्वेश्चन, वो तो सबके लिए अतरंगे होंगे, तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन हमने जो पढ़ा है, भाई उसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग जो है फेल होते हैं वो अपनी गलती की वजह से। खुद के जो फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स पे ये श्योर नहीं रहते हैं। अच्छा, उसको श्योर कैसे किया जाएगा? उसको श्योर करने का तरीका ही केवल यही है कि हम जो भी पढ़े उसको रिवीज़न करें। तो ये जो सीरीज़ मैं अभी चलाने जा रहा हूँ, वो रिवीज़न का ही एक जो है ऑप्शन है। आप खुद भी स्टडी करके या आपने जो नोट्स बनाया उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। वीडियो को देख के आप ईज़ी और जल्दी जो है रिवाइज़ कर सकते हैं। तो वही सीरीज़ मैं चलाने जा रहा हूँ यहाँ पर। और अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस में क्या-क्या हमारे पास पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, ठीक है? इकोनॉमिक्स भी है। तो यहाँ जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो पॉलिटी की करने जा रहा हूँ, मतलब संविधान की। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई देखिए पॉलिटी का रेशियो यूपीपीसीएस में ठीक-ठाक आता है ना? 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा ये जो है जब आप प्री निकालेंगे, क्योंकि प्री तक तो है ही नहीं, मेंस में भी जाना है ना। जब प्री निकालेंगे आप तो मेंस में भी जो सेकंड पेपर है वो पॉलिटी का ही है। तो बेटर है कि हम उसके ऊपर अच्छा कमांड करें, स्टार्ट उसी से करें। उसके अलावा इंटरव्यू में भी पॉलिटी का रूल रहता है। बिना आर्टिकल के जवाब दिए आप जो है इंटरव्यू भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो लगभग पॉलिटी का रूल हर जगह है। तो हम जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पॉलिटी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियोस उन लोग तक भी पहुँचे, उन बच्चों तक भी पहुँचे जिनके पास रिसोर्सेज़ की कमी है, संसाधनों की कमी है, कुछ पैसे की कमी की वजह से वो लोग बहुत ठीक-ठाक स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो एटलीस्ट वीडियो देख के उनके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वो भी लोग भी इतने काबिल हो सकें कि मैदान में उतर सकें और लड़ सकें और जीत सकें। जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। लड़ने के लिए तो 6 लाख, 7 लाख बच्चे बढ़ते हैं। मेंस में 7 से 8 हज़ार ही बैठते हैं ना, तो आपको उसमें आना है। तो ये आपकी जो स्टडी है उसमें ये इफ़ेक्टिव रहेगा। आप लास्ट मोमेंट पे से रिवीज़न करके आप अपनी स्टडी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी सीट जो है मेंस में कंफर्म कर सकते हैं। तो लाइन पे बने रहिएगा। अब जो है हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो है सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान की सीरीज़। चलिए, तो मैं बता दूँ, जो स्टूडेंट्स पुराने हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं क्लियर बता दूं कि भारत का संविधान, पहली इन्फॉर्मेशन यही है जीएस की, कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है? ऑल्दो अगर हम बात करें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे पहले जो लिखा गया था लिखित संविधान था, लेकिन भारत का संविधान आप कह सकते हैं आर्टिकल के वे में, टोटल जो आर्टिकल्स यहाँ पर जो इन्वॉल्व हैं, मतलब शामिल किए गए हैं, सबको अगर देखा जाए तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है? अब सबसे बड़ा संविधान है तो ऑब्वियस सी बात ये है कि भाई उसका इतिहास भी उसी हिसाब से बड़ा होगा। ठीक है? तो चलिए आज उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। और मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से मैं बता दूं कि भारत का संविधान जो है चरण दर चरण जो है कुछ नियम कानून जो है सामने आए और आते आते फिर फाइनल जाके संविधान बना है। और ये इसकी शुरुआत होती है ब्रिटिश काल से, जब ब्रिटिश कंपनी भारत आई और उन्होंने यहाँ पे आके अपना जो है शासन स्टार्ट किया। तो शासन में काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, तो उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए उन्होंने नियम कानून बनाए थे। ठीक है? और उसके बाद जो है आप जैसे आप फिगर में देख सकते हैं स्क्रीन पर
कि कंपनी रूल 1773 से 1858 तक लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बाहर से कंपनी आई, ब्रिटिश कंपनी, तो उन्होंने जो रूल किया था वो 1773 से लेके 1858 तक किया था। अच्छा, 1858 से लेके 1947 तक का जो है क्राउन काल मैंने लिखा हुआ, क्राउन रूल लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 1858, आपने 1857 का जो है क्रांति सुना होगा भारत में। उस क्रांति के बाद उस क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो इंग्लैंड में है, ठीक है, उस गवर्नमेंट ने क्या काम किया है कि यहाँ पर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने हाथ में ले लिया। तो इसलिए जब उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, तब से क्राउन रूल जो है कहलाता है, 1858 से लेकर 1947 तक। उससे पहले 1773 से लेकर 1858 तक क्या था? कंपनी रूल था। तो हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे और इन्हीं जो है टाइम पीरियड में स्टेप बाय स्टेप कुछ लॉज आए, कुछ कानून आए, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं भारतीय संविधान में कहीं न कहीं जुड़े। और जुड़ने के बाद प्लस कॉन्टेम्प्रेरी जो राइटर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, उन लोग की जो थिंकिंग थी, उन लोग के जो थॉट्स थे, और उसके अलावा फॉरेन के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बने थे उस टाइम, उन सबको चयन करने के बाद भारतीय संविधान बना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं कंपनी रूल से। कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 तक था, जिसमें उन्होंने पहला जो है एक्ट लाया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये क्या था? ये रेगुलेटिंग एक्ट, आप इसको जो है वर्ड से समझ सकते हैं कि यहाँ के जो अधिकारीगण थे ब्रिटिश कंपनी में, उनके अंदर कुछ फ्रॉड वाली चीज़ें आने लग गई थी, घूसखोरी वाली चीज़ आने लग गई थी, इसलिए ये रेगुलेशन एक्ट आया था। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट आप देख लीजिए। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब ये हुआ कि पहले बंगाल का जो गवर्नर था, जिसे गवर्नर बोला जाता था, बाद में उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट में अगर आप देखें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। उसी टाइम पीरियड में सुप्रीम कोर्ट जो है इस्टेब्लिश किया गया कोलकाता में। ठीक है। अच्छा, एक आप देखिए बोल्ड वर्ड में मैंने जो लिखा हुआ है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है, आप आगे आने वाले एक और गवर्नर जनरल होंगे, उनसे आप जो है क्लैश मत करिएगा। ये जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ये जब रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था, ठीक है, तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग वर्ड को सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट देख लीजिए, प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी है, कंपनी ने जो है खुद के जो सर्वेंट्स हैं, उनके जो ऑफिसर्स थे, उनको जो है कोई प्राइवेट कोई भी इन्वॉल्वमेंट के लिए जो है उन्हें जो रोका गया था, प्रोहिबिट किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने बताया जैसे ना कि फ्रॉड और चीट वाले जो कंसर्न जो है सामने आने लग गए थे। उसके बाद सेकेंड जो है एक्ट पास हुआ था, उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें पॉइंट क्या है? इसमें है, इट डिस्टिंग्विशेस द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। इस एक्ट ने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को एक तरीके से सेपरेट किया। उसके अलावा इट अलाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और नीचे देखिए जो थर्ड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है, इट empowered द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज द डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री। अब ये दो संस्थाएं बनाई गई थी उस टाइम, इसलिए जो है 1784 में इन दोनों को मिलाकर जो ड्यूअल जो है रोल बोला जाता है, और इसे जो है एक तरीके से ड्यूअल गवर्नमेंट भी बोला गया। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इस्टेब्लिश किया गया, तो उसके बाद से ये ड्यूअल गवर्नमेंट जो है कहलाता है, और ड्यूअल जो है रूल भी बताया जाता है। उसके बाद चार्टर एक्ट आया। वैसे चार्टर एक्ट आगे हम पढ़ते जाएंगे, कई चार्टर एक्ट हैं, लेकिन उसमें पहला जो चार्टर एक्ट था वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें क्या काम किया है कि कंपनी की मोनोपोली जो है, मोनोपोली मतलब कि कंपनी जो ट्रेड कर रही थी, ब्रिटिश कंपनी, वो बाहर की जितनी भी कंट्रीज़ थी या इंडिया में जो ट्रेड कर रही थी, उसके ट्रेड की मोनोपोली मतलब एकाधिकार को एक्सटेंड किया गया था, बढ़ाया गया था। अगले चार्टर में क्या किया गया, इट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। अब अगले चार्टर में क्योंकि धीरे धीरे कंपनी के जो पावर थे उनको कट किया गया, ठीक है, तो इसमें जो है कंपनी की जो मोनोपोली को कम किया गया, इसमें लिखा गया अबॉलिश किया गया, बट अब नीचे देखिए पॉइंट जो लिखा, हाउएवर इट कंटिन्यू द मोनोपोली इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। सारी चीज़ अबॉलिश की गई,
बट जो है चाइना के साथ जो कंपनी का ट्रेड था, उसके अलावा जो है चाय के ऊपर जो मोनोपोली थी, चाय के ऊपर जो ट्रेड था वो कंपनी की मेंटेन की गई, वो बना के रखी गई। उसके अलावा 1813 में जो सेकंड पॉइंट आप देखिए जो लिखा हुआ, इट अलाउ द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एनलाइटिंग द पीपल। अब क्रिश्चियन मिशनरीज को जो है गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि भाई वो यहाँ पर आके यहाँ के लोगों को जागरूक करें, बट जागरूक का कंसर्न नहीं था, मेन तो भाई अपने धर्म का प्रमोशन करना था। अगला चार्टर था 1833 का, इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंट चार्टर है, इसको याद रखिएगा, 1833 में। जैसे मैंने पिछली बार बताया था वॉरेन हेस्टिंग का, अब यहाँ पे ये देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वहाँ पे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग क्या थे, वो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट, राइट। हियर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये जो है भारत के गवर्नर जनरल पहले थे। तो ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, और या फिर ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस एक्ट के तहत जो है बनाया गया था, तो 1833, ठीक है, चार्टर एक्ट था। उसके अलावा सेकंड पॉइंट, इट इंडेड द एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी, ठीक है। अगला चार्टर एक्ट है 1853। इसमें पॉइंट है, इट सेपरेटेड द फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें जो दो फंक्शन थे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, उन दोनों को इसके तहत जो सेपरेट किया गया था। अगला हमारा जो एक्ट जो पास हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था 1858 का, मैंने बताया था ना, यहाँ से क्राउन का रूल स्टार्ट हुआ। इसलिए देखिए नीचे लिखा हुआ एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से क्राउन ने रूल शुरू किया। जब क्राउन ने रूल शुरू किया तो क्राउन का कंसर्न ये था, और उनका जो है मेन मेन जो है मोटो ये था कि वो जो है यहाँ पे अपनी सत्ता को मेंटेन करना चाह रही थी, ठीक है। इसलिए उन्होंने जो है फिर सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग जो हैंडल किया। तो इसलिए इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट बोला जाता है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट कौन सा था। तो अब 1858 का अगर ऑप्शन आ रहा है चार ऑल्टरनेटिव में से, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे देखिए लिखा हुआ है, अबॉलिस्ड कंपनी एंड पावर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। सिंपल सा है कि कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, इनफैक्ट पूरी कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया और पूरी की पूरी पावर जो है ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर की गई। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज इनटू वायसराय ऑफ इंडिया। अब जो गवर्नर जनरल थे, जो पहले विलियम बेंटिक थे, अब जो है वो गवर्नर जनरल का जो पद है उसे चेंज करके वायसराय बनाया गया। और ये फिर से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, आता ही है लगभग, लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भाई जो है पहले वायसराय कौन थे, या पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखिएगा, पहले विलियम बेंटिक थे, दूसरे है लॉर्ड कैनिंग, ये फर्स्ट वायसराय हैं। नीचे है, इट एंडेड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने जैसे आपको बताया था 1784 के एक्ट में क्या हुआ था कि वहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों का ड्यूअल रोल चल रहा था, ड्यूअल गवर्नमेंट चल रही थी। उसको यहाँ पर 1858 में अबॉलिश कर दिया गया। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये नया ऑफिस था, इसे जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। अच्छा, ये जो है एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था, vested complete authority and control of Indian administration. 15 member of council established to assist the secretary. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट की कैबिनेट का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द कैबिनेट, राइट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ पे देखिए पॉइंट ये लिखा हुआ है कि वेस्टेड कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश क्राउन ने अपने एक बंदे को यहाँ पे रखा, और वो बंदा जो डायरेक्ट उसको अकाउंटेबल है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, वो बंदा यहाँ की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। और उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर ऑफ काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल को चेंज किया गया लॉर्ड वायसराय के नाम पे, और पहले जो लॉर्ड कैनिंग थे, तो उसकी पावर को अगर आप देखेंगे तो सेक्रेटरी को यहाँ पे इस्टेब्लिश करके पावर को जो है एक तरीके से कट कर दिया गया, ठीक है। ये एक्ट में था। उसके बाद अगला एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसमें क्या किया गया, लॉर्ड कैनिंग हैज़ नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें जो है 3 मेंबर कौन कौन थे। तो अब ये डायरेक्ट है, आपको इसे याद ही रखना पड़ेगा। राजा ऑफ बनारस थे, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इट ऑल्सो गिव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। सीधा क्वेश्चन पूछता है ये,
देखिए ये पूरी सीरीज़ का कंसर्न ये है कि मैं आपको इसमें डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चंस की ही पॉइंट यहाँ पे जो है रिवाइज करवा रहा हूँ। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो है किस एक्ट के तहत आया था। तो ऊपर आंसर है 1861। थर्ड पॉइंट है, इट empowered द वायसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस, लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस वॉज 6 मंथ। अब इसको अगर आप जो है आज की डेट में देखेंगे तो गवर्नर या फिर जो है हमारे जो राष्ट्रपति हैं, जब वो ऑर्डिनेंस कोई इशू ऑर्डिनेंस कोई पास करते हैं तो उसका जो ड्यूरेशन 6 मंथ का है। तो घुमा फिरा के अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ से वो चीज़ ली गई है। ठीक है, तो ये पूरी जर्नी में जितने भी एक्ट पास हुए थे, हर एक्ट से कहीं ना कुछ पॉइंट जो है भारतीय संविधान में फाइनली जो है जोड़े गए थे। अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें है, एक्ट मेड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट ऑफ बोथ इन सेंट्रल एंड कमर्शियल प्रोविंशियल काउंसिल्स। इसमें जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी, और वो भी नॉन ऑफिशियल सीट्स के लिए। ठीक है, ये डायरेक्ट इलेक्शन वाली बात नहीं थी। हाउएवर इलेक्शन वर्ड्स नॉट यूज्ड इन द एक्ट। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा इनडायरेक्ट इलेक्शन का कंसर्न कहाँ आया था, किस में यूज़ किया गया था, तो 1892 का आप बोल सकते हैं, या अगर ऑप्शन होगा तो सेलेक्ट कर सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इलेक्शन वर्ड डायरेक्ट यूज नहीं हुआ था। अगला एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है किस एक्ट के तहत आया था। तो पहला पॉइंट है, इट इंट्रोड्यूसेस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है किस एक्ट के तहत लाया गया था। ठीक, 1909। सेकेंड पॉइंट है, लॉर्ड मिंटो नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये भी पूछता है डायरेक्ट कि भाई फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन थे, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, क्योंकि आप ऊपर देखिए लिखा हुआ है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तीसरा पॉइंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने वाले पहला इंडियन कौन था। वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसमें पॉइंट्स है, इट डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। इस एक्ट के तहत क्या काम किया गया कि जो सब्जेक्ट्स थे सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे, दोनों को सेपरेट किया गया। फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू ट्रांसफर एंड रिजर्व नोन एज डायरकी। तो एक सिंपल क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भाई डायरकी जो है किस एक्ट के तहत आया था। तो डायरकी तो पहली बात आपसे ये जान लीजिए कि 1919 के तहत आया था। उसके अलावा सब्जेक्ट्स को इन्होंने डिवाइड किया था किसमें, ट्रांसफर और रिजर्व में। ट्रांसफर सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो लोकल लेवल पे यूज होते थे। रिजर्व सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स थे जो एक नेशनल इंटीग्रिटी के ऊपर काम करते थे, नेशनल लेवल थे। तो वहाँ पे जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो गवर्नर अपने पास रखता था। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है, इट इंट्रोड्यूसेस बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका कि बाई कैमरलिज्म मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली ये कब आई थी, किस एक्ट के तहत आई थी। उसके अलावा डायरेक्ट इलेक्शन कैसे हुआ था, वो 1919 के तहत। उसके अलावा सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम द सेंट्रल बजट। ये भी क्वेश्चन है, ये भी मतलब ऑप्शन है कि भाई जो है किस एक्ट के तहत जो प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट किया गया, अलग किया गया। तो वो एक्ट है 1919। अगला है साइमन कमीशन। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन फॉर्म टू रिपोर्ट ऑन कंडीशन ऑफ इंडिया। ये जो है इसलिए फॉर्म किया गया था, इसलिए बनाया गया था कि उस समय की कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड की जो इंडियन सिचुएशन है, या जो लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले पास किया है, तो वो लॉ किस तरीके से इफ़ेक्टिव है भारतीय जो है सिचुएशन में, उसी के ऊपर इसको रिपोर्ट देनी थी। अच्छा, ये इसमें क्वेश्चंस समझ लीजिए कि जितने मैंने पॉइंट्स यहाँ दिए सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सीधा से पूछ लेते हैं कि भाई कब जो है अपॉइंट किया गया था। तो ये अपॉइंट हुआ था नवंबर 1927 में। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि ये कब भारत आया था, तो ये आया था 1928 में। ठीक है, कितने मेंबर्स बॉडी थी, यूपी पीसीएस का पेपर उठा के देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने मेंबर्स बॉडी थे, 7 मेंबर्स थे। ठीक है, अब इसे कौन हेड कर रहा था, हेडेड बाय सर जॉन साइमन, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड द साइमन कमीशन, राइट। ओके, सेकंड कंसर्न जो इसमें था, आपने न्यूज़ में सुना होगा, न्यूज़ इन सेंस सॉरी, आपने जो है जब भी हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि भाई इसके ऊपर बड़ा विरोध हो रहा था, और लाला लाजपत राय जो है
इसी के विरोध करने में मारे गए थे। गो बैक साइमन काफ़ी आपने सुना होगा। तो ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था, इट प्रोटेस्टेड बाय इंडियंस बिकॉज नन ऑफ द मेंबर वॉज इंडियन। जो 7 मेंबर थे, सातों मेंबर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे। ठीक है? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, वो इंडिया में आके इंडिया की सिचुएशन को जो हैंडल करने जा रहे थे या एनालाइज करने जा रहे थे, बट वहाँ पे इंडिया के लोग ही नहीं थे। ये तो ऐसी बात हो गई ना कि भाई हमारे घर में जो है आए और हमें चेक करने के लिए, हमें उसमें शामिल नहीं है। तो वही चीज़ थी, इसलिए इसको जो है भारतीय लोगों ने विरोध किया था बहुत कड़े तरीके से। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के काफ़ी जो है पॉइंट्स, काफ़ी जो है आर्टिकल्स जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए थे। तो इसमें हम कुछ जो बुलेट पॉइंट्स को पकड़ लेते हैं। एक्ट डिवाइडेड पावर्स बिटवीन फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या है? ये लिस्ट ये है पावर। पावर मतलब ये कि जैसे फेडरल लिस्ट अगर हम बात करें तो फेडरल लिस्ट वो लिस्ट है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। प्रोविंशियल लिस्ट क्या है? प्रोविंशियल लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल एंड प्रोविंशियल, सॉरी, फेडरल एंड प्रोविंशियल दोनों जो है नियमन कानून बना सकते हैं। फर्दर एंड रेसिड्यूरी पावर वर गिवन टू द वॉइसरॉय। अब रेसिड्यूरी पावर क्या होती है? रेसिड्यूरी पावर वो पावर होती है जो इन तीनों लिस्ट से बाहर है। सपोज कीजिए कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गई जो इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया, तो वो पावर किसके पास रहेगी? उसके ऊपर नियम कानून बनाने की पावर किसके पास थी? वो पावर दी गई थी वॉइसरॉय को। सेकेंड पॉइंट, इट इबॉलिस्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस। प्रोविंस में डायरकी खत्म कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ द डायरकी एट द सेंटर, सेंटर में स्टार्ट किया गया। उसके अलावा इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। आप आरबीआई को अगर देखेंगे, आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट डेट तो 1934-35 के बीच में है। ठीक है? तो इसी एक्ट के तहत जो इस्टेब्लिश हुआ था। ये एक आपका प्लस कंटेंट है। उसके अलावा फिर पॉइंट है फॉर द एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लास वुमेन एंड वर्कर्स। अब ये क्या चीज़ थी? ये चीज़ जो 1919 में जो पार्लियामेंट्री सुधार जो लाया गया था, जिसके तहत जो सेपरेट इलेक्टोरेट का ऑप्शन रखा गया था, किसके लिए? मुसलमानों के लिए। उस चीज़ को यहाँ पे गवर्नमेंट ने और एक्सटेंड कर दिया। भाई जबकि इसका विरोध हो रहा था कि भाई नहीं होना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है? अगला है जो फाइनल है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। On February 20, 1947, British PM Clement Attlee declared that British rule would end by June 30, 1948। ब्रिटिश पीएम जो थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने जो है डिक्लेयर किया कि भाई 30 जून 1948 को भारत से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट चली जाएगी, रूल जो है हैंड ओवर कर देंगे। इस न्यूज़ के बाद जो है क्या हुआ? मुस्लिम लीग डिमांडेड पार्टीशन ऑफ द कंट्री। मुस्लिम लीग जो है उन्होंने जो है डिमांड किया कि भाई आप यहाँ पे पार्टीशन कीजिए, पार्टीशन करने के बाद फिर छोड़ के जाइए। तो काफ़ी विरोध हुआ था, काफ़ी दंगे उंगे हुए थे। तब क्या हुआ? लेटर June 3, 1947, लॉर्ड माउंटबेटन, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान नोन एज माउंटबेटन प्लान। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि माउंटबेटन प्लान कब आया था? पहला आंसर होगा 3 जून 1947। बाय होम? बाय लॉर्ड माउंटबेटन। उसके अलावा क्वेश्चन पूछता है कि भाई माउंटबेटन प्लान जो था या 3 जून वाला प्लान क्या था प्लान? तो ये प्लान इट इज़ डेडिकेटेड टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, फीचर ऑफ द एक्ट क्या था? इट डिक्लेयर इंडिया एज अ सॉवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 1947। अब सॉवरेन स्टेट एक ये किस चिड़िया का नाम है, किस कंसेप्ट का नाम है? सॉवरेन स्टेट मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है अपने मामलों में, अपने क्षेत्र में, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में स्वतंत्र है। 15 अगस्त 1947 से। इसलिए हम जो है 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इट एबॉलिस्ड ऑफिस ऑफ वायसरॉय एंड प्रोवाइडेड गवर्नर जनरल फॉर ईच नेशन। अब क्योंकि जो है इंडिया और पाकिस्तान तो डिवाइड हो गए थे, किसके तहत डिवाइड हुए थे? जो मैंने आपको पिछले बताया था, कौन से प्लान के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है? तो अब जो है वायसरॉय का जो पद था ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? मैं एक तरीके से रिकॉल करवाऊँ तो 1858 में, राइट? 1858 में जब क्राउन ने जो टेक ओवर किया था किसको? कंपनी को। तब जो है वायसरॉय का जो पद आया था। अब यहाँ पे 1947 में वायसरॉय के पद को खत्म कर दिया गया। खत्म करके गवर्नर जनरल को जो है दोनों स्टेट्स में या दोनों डोमिनियन जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को प्रोवाइड कर दिया गया। फ्रॉम दिस एक्ट इट एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द टू डोमिनियन टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। इसने जो है असेंबली को जो है एम्पावर किया कि भाई वो अपने अपने स्टेट्स के लिए, अपने अपने डोमिनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर ले। At the stroke of midnight of 14 to 15 August 1947, India got independence, sorry.
it got independence. Mountbatten was the first Governor General of India, independent India. तो आप स्लाइड में देख सकते हैं 14 से 15 अगस्त 1947 के बीच में जो है इंडिया को आज़ादी मिल गई, इसलिए हम 15 अगस्त की सुबह को जो है भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि वायसराय के पद को ख़त्म कर दिया गया, तो सेकंड पॉइंट में देखिए वायसराय के पद को ख़त्म कर दिया गया, गवर्नर जनरल को मेंटेन किया गया। तो पहले जो है गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे माउंटबेटन। ठीक है, ये हमारी जो है स्लाइड थी। अब अगर हम बात करें कि हमने जो ओवरऑल पढ़ा है उसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन में हम एक देख सकते हैं क्या क्या पॉइंट्स। तो कंक्लूजन में देखो पहला जो एक्ट आया तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेशन के लिए था। सेकेंड एक्ट क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ड्यूअल कंसेप्ट आया था, राइट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ड्यूअल कंसेप्ट, थोड़ा सा मेमोराइज कीजिए, रिकॉल कीजिए। उसके बाद चार्टर एक्ट आए थे। चार्टर एक्ट कई थे, चार्टर एक्ट की आखिरी जो सीरीज थी वो 1853 की थी, राइट। थे कौन कौन से थे, 1793, 1813, 1833 एंड 1853, लास्ट सीरीज। उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जहाँ से क्राउन का रूल स्टार्ट हुआ। उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, then Indian Council Act of 1892, then Indian Council Act of 1909, which is dedicated to separate electorate, as I already discussed with you. And next one is Government of India Act of 1919, 1919। ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन आया जिसका विरोध हो रहा था, 7 मेंबर्स थे, जॉन साइमन थे। ठीक है, और उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जिसके मैक्सिमम जो है पॉइंट्स को भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। और फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन है। तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि इस चीज़ को हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे, ताकि जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली जो हम लोग पूरा पढ़ सकें। और हम केवल क्रिस्प चीज़ को ही पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, क्योंकि टाइम कम रह गया है। तो टाइम कम रहने की वजह से हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम केवल पॉइंट पॉइंट पढ़ेंगे। अब जैसे इस कंक्लूजन में देख लीजिए सारे पॉइंट्स हैं। अब जो पिछले जो स्लाइड्स में मैंने आपको बताया तो उनको इन सब के सामने चाहे तो आप किसी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और सामने पॉइंट पॉइंट डाल के लिख डालिए, और बस कुछ नहीं करना, आपको बस रिवीजन करना है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था अपने इंडिया का, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आगे हम आर्टिकल्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे और डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा जो है उसमें क्या क्या मेंबर्स थे, कौन कौन मेंबर्स थे, कितना टाइम लगा, उसमें क्या क्या ऑप्शन थे, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो जो है आप चैनल पे बने रहिएगा, इसको शेयर कीजिए जितना हो सकता है, ताकि जो लोग, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि जो लोग जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो क्या दिक्कत है। तो आप लोग शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई फीडबैक हो तो आप बिल्कुल मुझे बताइए, और इसके अलावा क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो भी बताइए। आप लोग का हमेशा वेलकम रहेगा। चलिए बने रहिए, धन्यवाद, ख्याल रखिए।